दोस्तों, जैसा कि मैंने कई बार आप लोगों को बताया हुआ है कि मार्केट का इन्वेस्टमेंट जो है ना, वो बहुत ही रिस्की सौदा है। इसकी एक गोली ही हमारे कॉर्पस को बर्बाद करने के लिए काफ़ी होती है। तो इसमें हमें बहुत ही सोच समझ करके तब भी जा करके स्टेप्स लेने हैं। सो भाई, इसका रीज़न यही है कि तभी मैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की सलाह देता हूँ, डायरेक्ट शेयर की सलाह नहीं देता हूँ। उसके कई सारे रीजंस होते हैं कि हमारे पास वो आंखें नहीं हो पाती हैं जो कि हम उसको देख लें। बड़े बड़े अनुभवी भी इसमें चूक जाते हैं। और इसके लिए मैं आपको ले चलना चाहूंगा नोटबंदी के टाइम पर 8 नवंबर 2016 को। याद कीजिए वो दिन जब प्रधानमंत्री ने डिक्लेयर किया था कि आज के बाद से, आज के रात के 12 बजे के बाद से 500 और 1000 की नोटें नो लीगल टेंडर। उसके बाद में 10 नवंबर को पेटीएम के जो चीफ थे विजय शेखर शर्मा, उन्होंने ये अनाउंस किया एक कि प्रधानमंत्री जी के फेवर में एक बहुत बड़ा एडवर्टाइज दिया, प्रधानमंत्री जी की बुरी बुरी प्रशंसा किया। और उसके बाद में उनकी कंपनी 2010 में जो कि स्थापित हुई थी पेटीएम की, उसका बहुत ही गिने चुने लोगों का नाम था जो कि बिल के पेमेंट के लिए और छोटे मोटे ट्रांजैक्शन के लिए काम करती थी। लेकिन 10 नवंबर 2016 के बाद में इसका अमूलचूल परिवर्तन हुआ और उसके बाद में डिजिटल ट्रांजैक्शन का मतलब लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही बात बोलते थे, पेटीएम कर दो, पेटीएम कर दो, पेटीएम करो। इस टाइप से हमेशा आप देख रहे होंगे, आपके कानों में आवाज गूंज रही होगी, सारे न्यूज़पेपर्स के सारे आर्टिकल्स पे पेटीएम पेटीएम पेटीएम। जबकि आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि देश में आज के टाइम पर तकरीबन 7000 फिनटेक, फिनटेक क्या होती है? फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की कंपनी होती है, उसका नाम है फिनटेक है। करीब 7000 कंपनियां काम कर रही हैं। लेकिन आज भी लोग फोन पे, गूगल पे ये नाम नहीं लेते, बस यही बोलते हैं पेटीएम कर दो। लेकिन आज के समय पर यह चर्चा का विषय इसलिए बना है कि ताकि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स का विश्वास जग सके कि क्यों हम लोग म्यूचुअल फंड की ही सलाह देते हैं। अभी हुआ ये कि मार्च 2022 में पेटीएम को आरबीआई ने यह आदेश जारी किया कि आप फ्रेश जो केस है ना, केस हम बोल सकते हैं, फ्रेश आप ग्राहक अपने साथ नहीं जोड़ सकते हैं। क्यों नहीं जोड़ सकते? उन्होंने बोला कि आप पहले अपनी फिनटेक का ऑडिट करवाएंगे, टेक्निकल ऑडिट करवाएंगे, उसके बाद में ही आपको क्लीन चिट मिलने के बाद में ही कर पाएंगे। वो मैं बेसिक मुद्दा भी आपको बताऊंगा। मेरे ख्याल से किसी ने भी ये बात आपको बताई नहीं होगी, किसी भी चैनल ने भी नहीं बताई होगी, जो कि मैं आज आपको बताऊंगा कि आखिर में ये गाज क्यों गिरी है और आरबीआई की चाबुक पेटीएम के ऊपर क्यों पड़ी है। तो दोस्तों, उसके बाद में इसका ऑडिट हुआ और फाइनली जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह और कई सारी चीजें इनके ऊपर, जो कि फाइनेंशियल इररेगुलेशन जिसको बोलते हैं, वित्तीय अनियमितता बोलते हैं, उसका आरोप लगा है बीएस शर्मा जी के ऊपर। ठीक है ना। उसके बाद में 29 फरवरी तक आरबीआई ने 31 जनवरी को यह आदेश जारी कर दिया है कि 29 फरवरी के बाद में कोई भी ट्रांजैक्शन, ना तो डिपॉजिट ना ही लेन देन, पेटीएम नहीं करेगी। केवल 29 फरवरी तक उनको अल्टीमेटम दिया है। तो अब इसके बाद में आपने देखा है कि करीब 2 दिन में ही आपके पेटीएम के शेयर्स कितने 40% तक टूट गए हैं। ठीक है ना। उसके बाद में आप देखिए कि नवंबर 2016 के बाद में 8 नवंबर 2016 की ठीक 5वीं बरसी पर 18,000 करोड़ का देश का सबसे बड़ा आईपीओ लेकर के आई थी पेटीएम कंपनी के। 18,000 करोड़ रुपए उन्होंने इकट्ठे किए। इकट्ठे करने के बाद में इन्होंने इतने पैर फैलाए, इतने पैर फैलाए कि जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। गांव के एक छोटे से रेहड़ी खोंचे से लेकर के और बड़े बड़े माल तक पेटीएम के बोर्ड आप देख रहे होंगे, और उसका जो बारकोड आप सर्च करते हैं तो आपका पैसा कहां जाता है? फिनटेक में जाता है। सारे का फिनटेक होता है। तो अभी उस पर डिटेल करने से वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी मैं आपको मेन बताना चाहता हूं, जो मैंने आपको बताया था वो बात आपको बताने वाला हूं कि इस पे ऊपर चाबुक क्यों चला है। मैं आपको बताऊं ये रस्साकसी किससे चली है। रस्साकसी चली है आरबीआई। हमारे यहाँ की देश में क्रिप्टो करेंसी बैन नहीं है, ये आप भी जानते हो, लेकिन वो लीगल भी नहीं है और आरबीआई इस पर क्या करती है? चाबुक चलाती है। लेकिन जब क्या हुआ कि ट्रांजैक्शन, डायरेक्ट ट्रांजैक्शन बंद हो गए थे आरबीआई के गाइडलाइन के मुताबिक, तो पेटीएम ने क्या किया था? अपना मंच दिया था किसको? जो इनका एक टाइप का पेमेंट होता है, किसका? P2P, पर्सन टू पर्सन जो ट्रांजैक्शन होता है, वो इन्होंने मंच दिया था किसको? जो क्रिप्टो के एक्सचेंजेज हैं उनको।
और उसके ऑडिट में ये उसको सही तरीके से लीगलाइज नहीं कर पाए हैं कि उसमें आम आदमी का पैसा गया है कि किसी खास आदमी का पैसा गया है, किसका ट्रांजैक्शन हुआ। मेन इशू, मेन मुद्दा ये है। अभी 18,000 करोड़ का आईपीओ आने के बाद में इनका सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जब आरबीआई, आपको पता है कि गवर्निंग एक बॉडी है, रूलिंग बॉडी है, अब उसके आदेशों को ना मान, क्योंकि इनका बैंकिंग भी है। बैंकिंग का मैं आपको बता दूं कि इनकी जो कंपनी है 197 वाली, उसमें 49% शेयर किसका है, उस कंपनी का है, और 51% शेयर किसका है, जो इसके पेटीएम बैंक के जो मालिक हैं विजय शेखर शर्मा जी हैं। तो अभी 51% की शेयर होल्डिंग जिसके पास है, मालिकाना हक उसी के पास ही है। तो इनके ग्रह दशा वहीं से ही खराब हो गए थे जब इन्होंने आरबीआई की गाइडलाइन का ऐसा लगा कि वायोलेशन किया है, उसकी इन्होंने बात नहीं करी है। वही होते हैं ना, जब जिसके पास जितना ही हो जाता है, लालच उसका उतना ही पैर पसारने लगती है। अब इतने सारे, बताइए, एक छोटे से मतलब जो है काम से लेकर के इतना बड़ा इनका काम चल रहा था, तो इनको आरबीआई की गाइडलाइंस को मानना मस्त था। चले ठीक है, वो इनका इशू है, उनके वो है, अपना लीगल मैटर्स हैं, लेकिन इस पर मैं आपको कुछ डाटा आज आपके सामने रखना चाहूंगा। कितने लोग इससे अफेक्टेड हुए हैं। इसमें जो है प्रीपेड आपको पता ही है, पेमेंट आपका अफेक्टेड हुआ है, फास्टैग आपका अफेक्टेड हुआ है, और नेशनल कॉमन जो है मोबिलिटी, ये अफेक्टेड हुआ है, और 30 मिलियन वॉलेट जो पेमेंट इसके हैं पेटीएम के, वो अफेक्टेड हुए हैं, और 30 मिलियन आपके बैंक अकाउंट अफेक्टेड हुए हैं, और उसके बाद में 1.6 बिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शन पर मंथ होता है, तो ये भी अफेक्टेड हुए हैं। ठीक है ना। अभी ये हो गया आपके पेटीएम का इशू हो गया। सो भाई अब आते हैं मेन मुद्दे पर। सो भाई हम लोग आपको इसीलिए सलाह देते हैं कि क्या होता है कि अभी देखिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप सोचिए कि उस समय मेरे भी कुछ दोस्तों ने मुझे भी सलाह दिया था, अरे यार पेटीएम का ले लेते हैं, उसका आईपीओ आया है, बड़ा खूबसूरत मौका है यार, और उसके बाद में नोटबंदी हो गई है, डिजिटल ट्रांजैक्शन होगा और इसका बहुत ही उज्जवल भविष्य है। बट मुझे समझ में नहीं आया था, मैंने नहीं लिया था। मैंने बोला भाई मैं किसी भी शेयर को, पर्टिकुलर शेयर को मैं नहीं लूंगा, क्योंकि मैं इतना रिस्क नहीं ले सकता हूं, मेरे पास उतना पैसा ही नहीं है यार। मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से उठा हुआ बंदा हूं, यहां तक पहुंचा हूं तो अपनी मेहनत से पहुंचा हूं, और मुझे सोच समझ करके जो काम करना है वही काम करना है। मैं इस टाइप का रिस्क, पर्टिकुलर जो है शेयर का, मैं रिस्क नहीं ले सकता हूं। सो भाई ठीक है, मैंने कर दिया, डिनाई कर दिया। आज उनके मेरे पास फोन आ रहे हैं, यार जो है क्या नाम, अपना जुगानी भैया, तुमने यार वो बोला था, सही बोला था तुमने उस समय, हमें अगर कस के रोका हो। अरे कस के क्या रोका होता है यार, हम तो क्यों समझा ही सकते हैं ना, कस के क्या रोकना होता है। अब थप्पड़ तो किसी को मार नहीं सकते हैं। तो अभी एक्चुअल बात क्या है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर पर इसका फर्क, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर पर इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। पेटीएम के शेयर्स का कोई भी फंड मैनेजर बहुत ही कम एलोकेशन किया होगा, और वो ना के बराबर है। आपको पता है कि एक दो जिसकी मैक्सिमम शेयर होल्डिंग है ना, अगर वो भी बैठता है, जैसे मान लें जिसके अंदर एचडीएफसी है, रिलायंस है, आपका क्या नाम है, ये हो गया इन्फोसिस हो गया, मेन जो कंपनियां हो गई, ब्लू चिप कंपनियां हो गई, एचसीएल हो गया, जो है ये सारी हो गई ना, जिसमें इनकी मैक्सिमम होल्डिंग है ना, अगर इनके ऊपर फर्क पड़ता है तो भी म्यूचुअल फंड के ऊपर इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ज्यादा ज्यादा कितना इनका होल्डिंग होगा, जो मैक्स टू मैक्स होल्डिंग होगा ना, 10%, 20%, 5%, 4%, 3%, और इतना फर्क पड़ेगा। इसका तो पॉइंट में कहीं ना कहीं होगा। तो इतना ज्यादा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, शेयर होल्डर्स की जरूर आंखों की नींद उड़ी हुई होगी, उनका खाना गया होगा, उनका गया होगा। सो भाई मैं आप लोगों को चाहता हूं कि बिल्कुल सही और सटीक जानकारी दूं। वही म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आपका रिस्क तो ऐसे ही डाइवर्सिफाई हो जाता है, उसके बाद में आपको एज के मुताबिक, मैं बार बार बोलता हूं, क्राइटेरिया बोलता हूं, वो आप ले लेते हैं। दोस्तों आज मुझे फिर 2-3 जो है अपना क्यूरी लेनी पड़ेगी। क्यूरी इसलिए लेनी पड़ेगी क्योंकि अगर मुझसे मेरे व्यूअर्स पूछ रहे हैं और उसके बाद में मेरा दायित्व तो बन जाता है, हालांकि मेहनत मुझे ज़्यादा करनी पड़ जाती है, मेरा दायित्व तो बन जाता है मैं उनकी क्यूरीज को क्लियर करूं। तो सारी क्यूरीज तो नहीं, लेकिन कुछ क्यूरीज को मैं ज़रूर क्लियर करता हूं। और संडे के दिन मैं सोच रहा हूं कि एवरी संडे को मैं काफ़ी सारी क्यूरीज को लिया करूं, बट मैं आज 2 क्यूरी ले रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे इसकी इजाजत देंगे। तो सबसे पहले आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए अब मैं जो है क्यूरीज के उस पर चलता हूँ, सेशन पे चलता हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा तो कोई बात नहीं है, लोगों के जनहित का काम है, मुझे करना ही पड़ेगा। अभी देखिए टाइम ना वेस्ट करते हुए आते हैं सीधे मुद्दे पर। मनीष जोशी जी हैं, इनकी एज है 35 ईयर्स और इनका कार्पस 1 CR है,
उसके बाद में इनके पास टाइम जो होराइजन इन्होंने दिया है 15 साल दिया है, बिल्कुल क्लियर कट इन्होंने। उसके बाद में इन्होंने अपने फंडों की डिटेल्स मेरे पास भेजी हैं। निप्पॉन स्मॉल कैप में इनका 3000 रुपए की एसआईपी चल रही है। एसबीआई स्मॉल कैप में इनकी 2000 की एसआईपी है। एक्सिस स्मॉल कैप में इनकी 2000 की एसआईपी है। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में इनकी 2000 की एसआईपी है। एचडीएफसी मिड कैप में इनकी 2000 की एसआईपी है। टाटा मोमेंटम मिड कैप 150 इंडेक्स में इनका 3000 रुपए की एसआईपी है। तो मनीष जोशी जी, मुझे जो है टाइम नहीं मिल पाया, टाटा मोमेंटम को मैं नहीं रिव्यू कर पाया हूं। बाकी सारे के सारे फंड्स ये मेरे टिप्पर हैं। एंड निप्पॉन इंडिया का आपको पता ही है कि ये इस बार का 10 साल में, पिछले 10 साल में इसने लास्ट मतलब 10 गुना से भी ज़्यादा इसने किया है। तो जिसने 2013 में डाला था उसका जो है 10 गुना से भी ज़्यादा, इसका 1 लाख रुपए का इसने 10 लाख तक बनाया है। आपको पता है एसबीआई स्मॉल कैप में भी 9 तक बनाया। एक्सिस स्मॉल कैप उतना जो है पुराना नहीं है, बट फिर भी इसका भी ठीक ठाक है। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप वन ऑफ द बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड है। एयूएम का लोग चिल्लाते रहते हैं, बट मैं आपको एक बात बता दूं, एयूएम एक चीज मैं इसका क्लियर कर दूं, पारंपरिक को मैं क्यों रिकमेंड करता हूं। इसका 2 चीजें हैं। एक तो आपको फॉरेन मार्केट का जो है वो मिल जाता है, एक्सपोजर मिल जाता है। एक तो फॉरेन इक्विटी का, सॉरी मार्केट बोल रहा हूँ, फॉरेन इक्विटी का एक्सपोजर मिल जाता है। दूसरा क्या है कि एयूएम के ऊपर मत जाओ, आज का जमाना भी चेंज हो गया है। कहाँ 1 लाख 2 लाख करोड़, 2002 में 1 लाख करोड़ की सेलिब्रेशन किया था किसने, पूरी एएमसीज ने। हाँ, आज के टाइम पर कितना हो गया, 50 लाख करोड़ से ऊपर हो गया। 17,000 करोड़ का क्या आ रहा है, तो 17,000 तो अभी मतलब वो था 20,000 के आसपास हो गया होगा। एसआईपी आपकी आ रही है 17,000। मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को करके क्या नाम अपना रिसर्च करके फिर बताया था कि इतना करोड़ की तो इनफ्लो आ रही है, किसके द्वारा, एसआईपी के द्वारा। तो एयूएम के ऊपर आप लोग मत करें, वो आप छोड़ दें फंड मैनेजर के ऊपर, उनकी टीम के ऊपर, ठीक है ना। इसमें भी अभी आपको डायरेक्ट आपका जो है क्या बोलते हैं लमसम अभी भी अलाउड है, कोई बंद नहीं हुआ है। ऐसा हो जाएगा तो वो एसआईपी रूट को जैसे कुछ फंड्स कर देते हैं तो एसआईपी रूट को फॉलो करेंगे, वो हमारा हेडेक नहीं, वन ऑफ द बेस्ट फंड है, ठीक है। एचडीएफसी मिड कैप, इट इज आल्सो मिड कैप का अच्छा फंड है। और टाटा माउंटेन का मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मतलब मैंने इसका रिव्यू नहीं किया तो मैं आपसे नहीं बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन आपका कुल मिलाकर के 7 फंड्स आपके पास है, एनफ फंड है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अभी आप फंडों को इंक्रीज नहीं करेंगे, ठीक है ना। नंबर 1, 7 फंड्स आपके एनफ फंड है, नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि टोटल आपकी 14,000 की एसआईपी है। आप रूल को आप जानते हैं, 15,000 रुपया पर मंथ। अगर 15% का रिटर्न बनता है तो 15 साल में 1 CR आपका बन जाएगा। अब 1 CR बन जाएगा तो मनीष जोशी जी, ब्राह्मण देवता, आपने मुझसे पूछा है तो मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा। 15 साल के बाद में आपने बहुत अच्छा किया है, आपका 1 CR का टारगेट तो 15 से पहले ही पूरा हो जाएगा, इसी में पूरा हो जाएगा। क्योंकि ये सारे फंड आपके जो है ना, ये मतलब 15 तो छोड़ दीजिए, 20% के आसपास रिटर्न देंगे। टाइम आप दे रहे हैं तो आपका ये 1 CR से करीब जो है 1.25 CR हो जाएगा। बट गुरुदेव, इसमें जो आएगी ना, आपने महंगाई इसमें कंसीडर करनी है। महंगाई इसलिए कंसीडर करनी है कि आज की जो 1 करोड़ की वैल्यू है वो 15 साल के बाद में उसकी कितनी हो जाएगी आपको पता है ना, हाफ हो जाएगी। 50 तकरीबन मान करके चलिए 40 लाख के आसपास की उसकी वैल्यू रह जाएगी। तो आपको महंगाई को कंसीडर करना है, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना। आपने टाइम दिया है, आपने इतनी अच्छी एज में स्टार्ट किया है, 35 ईयर्स, यस, मतलब फुल आप ले सकते हैं, जोश है आपके अंदर, आप जो है रिस्क ले सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आप खाली सिर्फ और सिर्फ यही कीजिएगा, जैसे एज के साथ साथ आपका इनकम जो बढ़ेगा ना, उसके साथ आप थोड़ा सा क्या करेंगे, इसका जो है एसआईपी का एलोकेशन आप बढ़ा देंगे, या बीच बीच में थोड़ा थोड़ा जैसे आपके पास पैसा आता है ना, उसको आप अगर लमसम कर देंगे तो मैं ये मान करके चलता हूँ कि ये आप 15 साल में आप कम से कम 3 से 4 करोड़ का वेल्थ आप क्रिएट कर लेंगे, और यही आपका तकरीबन 1.25 से 1.5 करोड़ रुपए की वेल्थ लेकर के जाएगी। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हैप्पी इन्वेस्टिंग। एंड बस यही है दोस्त की महंगाई को थोड़ा सा 6-7% का जो इन्फ्लेशन है ना, बहुत अच्छे से आप बीट करेंगे, कार्पस को भी अपने आप ग्रो करेंगे। बट मित्र, आप अगर थोड़ा सा ये करें कि इसका जैसे जैसे अभी नहीं, साल में 2 साल में आप थोड़ा सा इसको बढ़ाते जाए, जैसे ज़्यादा करते जाए, और उम्मीद है आप अच्छा खासा जोड़ेंगे, ठीक है ना। और दूसरा नीता मैडम का है, इन्होंने अपना एज और क्या नाम है अपना अमाउंट इन्होंने बता दिया है। मैं आपको इसके लिए जो सजेस्ट कर देता हूं। तो मैम की जो क्यूरी है वो सबसे पहली है कि सर लमसम डायरेक्ट कैसे करें, नंबर 1। नंबर 2, मैम की एज 42 है, 15,000 की इनको एसआईपी करनी है, 3 लाख का लमसम करना है। मैम टाइम होराइजन जो है ना वो कम से कम 10 से 15 साल मान करके चलिए। अगर आपकी 42 एज है तो 57 तक आई होप कि आप काम करेंगी। और आप अगर इतनी विदुषी महिला हैं कि आपने मतलब ये टाइप का डिसीजन लिया है तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है। और उसके बाद में फिर आपको बताता हूँ, 15,000 की अगर आप 15 साल तक कर देती हैं तो आठों आंख मूंद करके ये आपका 1 CR तो हो ही जाएगा। और 3 लाख का जो लमसम है ये आपका तकरीबन मान करके चलिए
कि आपको 3 चौके 12 और 5 में ये 20, ये 1.25 करोड़ के आसपास का आपने आज की डेट में ही प्लान कर लिया। आपको कुछ भी सोचने की ही जरूरत नहीं, अगर आप 1 पैसा इंक्रीज नहीं करती हैं तो। लेकिन वही है, ठीक है, एज के अकॉर्डिंग अभी क्या है, अभी आपको कोई टेंशन नहीं है, एज आपकी दैट इज क्वाइट ओके। लोगों का कहना है 25 में 30 में शुरू करो, नहीं, मेरा मानना है कि अगर आपने आज से डिसीजन ले लिया है, 15 साल का आप टाइम दे रही हैं, तो दैट इज एनफ है। हाँ, थोड़ा सा क्या है कि अभी 7-8 साल तक कोई चिंता नहीं है, आफ्टर 50 थोड़ा सा हो जाएगा, तो मैं उसके मुताबिक आपको कुछ फंड सेलेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये सेलेक्ट कर देता हूँ मैम, कि जैसे आपने बोला कि डायरेक्ट एसआईपी कैसे करें, बहुत बढ़िया सवाल है आपका। ये सवाल ये है कि मैं भी यही चाहता हूं कि हर आदमी कोशिश करे कि मैं डायरेक्ट एएमसी में इन्वेस्ट करूं, तो बीच में कोई भी मीडिएटर नहीं रह जाता है। अब जैसे मान लिया आज अगर पेटीएम का हुआ है, कल के दिन में ग्रो का हो जाएगा, परसों के दिन में अप स्टॉक का हो जाएगा, तरसों के दिन में इसका हो जाएगा, क्या नाम है अपना, जो भी मतलब ऐसे ऐसे वाले मंच हैं, अब ये अपना जीरोधा का हो जाएगा, उनका हो जाएगा। अगर कोई इशू आने से क्या होता है कि उसके बाद में इन्वेस्ट, पैसा तो कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि जो सेबी है, आरबीआई है, तो पैसा तो कहीं नहीं जाएगा। बट क्या होता है कि थोड़ा सा भी इशू होने से क्या होता है, अब जैसे पेटीएम के जितने अपना म्यूचुअल फंड्स हैं, उनके ऊपर अभी क्या इशू आता है वो हम लोग उसको देख रहे हैं। फिर कई सारे इशूज हैं, फिर अभी जो पेटीएम पर काफ़ी चर्चा हो गई है, अभी हम आपके बारे में बात कर लेते हैं। तो मैम आपका ये सवाल बहुत अच्छा है, और मैं थोड़ा सा टाइम जरूर चाहूंगा ताकि आपको सही तरीके से समझा सकूं। मैम इसमें जैसे सबसे बड़ी आपकी जो स्ट्रेंथ है ना, वो है कि आपके पास लमसम के लिए जो पैसा है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अपना रिस्क फंड, इमरजेंसी फंड आपने अपना बना लिया होगा। ये 3 लाख आपका इन्वेस्टमेंट के लिए है। मैं वैसे फंड को नहीं सर्च करता हूं, लेकिन मैम आप एक काम करें, सबसे पहले आप किसी भी बैंक में जिसमें भी आपका अकाउंट है, आप वहां पर भी जा सकती हैं, और ज़्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट कहीं पर भी करना चाहेंगे तो आपको कई चीज़ें अपलोड करनी पड़ेंगी। जैसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मामला है, तो उसमें आपको जो है कुछ ये अपना चेक देने पड़ते हैं, और उसके बाद में अपने जो है केवाईसी कंप्लीट करनी पड़ती है, आधार कार्ड पैन कार्ड देना पड़ता है। तो वो सबसे बचने का मैं आपको सिंपल सा और सीधा सा उपाय बता रहा हूँ। जहाँ पर भी आपका अकाउंट है, आप वहाँ पर जाएंगी, तकरीबन सारे बैंक्स के म्यूचुअल फंड चलते हैं। आप वहां पर जो आपके पास लमसम का अमाउंट है ना, 2 फंड आपको मैं जो है मैं सजेस्ट कर रहा हूं। अगर आपको कोई और ठीक ठाक लगता है तो कोई इसमें दिक्कत नहीं। ज़्यादा ज़्यादा क्या करेंगे ये लोग, रेगुलर फंड दे देंगे, फिर जैसे आप वो करेंगे, कमेंट करेंगे, तो आपको हम उसको स्विच करने के लिए आपको मैं बता दूंगा। लेकिन क्या है कि आपको फालतू की भागदौड़ बच जाएगी और आपका बेसिक स्टार्ट हो जाएगा, उसलिए मैं बता रहा हूँ। एसबीआई की इक्विटी जो हाइब्रिड फंड है एक, नहीं तो एसआईपी का मैग्नम, एसबीआई का मैग्नम ग्लोबल फंड है, उसको आप ले सकती हैं। या आईसीआईसीआई के 2 फंड आपको मैं बता रहा हूँ। आईसीआईसीआई का प्रूटेक, जो कि जो टेक्नोलॉजी का फंड है, अभी ये अंडर वैल्यूड है और अच्छी खासी ग्रोथ देगा। ये 4-5 साल में आपको 2-3 गुना आई होप की मतलब जो कर देगा। ये प्रूटेक हो गया और इंडिया अपॉर्चुनिटी हो गया। इनमें से कोई भी एक फंड आप ले सकती हैं। इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि ताकि आपका क्या होगा, वहीं से ही आपकी केवाईसी हो जाएगी, वहीं से ही आपका पेमेंट जाना शुरू हो जाएगा। फिर वो अपने हाथ में है आपका, उसी समय आप अपने मोबाइल से ही अपना ट्रैक कर सकती हैं, वो लोग आपको बता देंगे। ये आपका इजी हो गया, ताकि आपकी केवाईसी कंप्लीट हो गई, दौड़ भाग से आप बच जाएंगे। अगले बंदे दौड़ भाग करेंगे, 50,000 का 50,000 आप 2 फंडों में अगर इसमें डाल देती हैं तो आपका 1 लाख रुपया का लमसम ये आपका हो गया। अब आप बोलेंगे हाइब्रिड आपको मैंने इसलिए बताया मैम कि ये इसके चांसेस जो होते हैं ना रिटर्न के, काफ़ी अच्छे हैं। 12-13% ये आराम से दे देता है, कोई इसमें दो राय नहीं है। और आईसीआईसी प्रूटेक और इंडिया अपॉर्चुनिटी तो काफ़ी अच्छे मतलब थीमेटिक फंड है। एक चाहे तो आप ले सकती हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है, ये अच्छी खासी ग्रोथ आपको दे देंगे ये। हाँ, लेकिन यही है कि लमसम में मैम ये चांसेस होते हैं कि कभी कभी जब मार्केट डाउन होती है तो आपका कार्पेस डाउन होने के चांसेस रहते हैं। उस समय आपने डरना नहीं है, भागना नहीं है। 1 आध साल में पूरा जो है ले करके, जितना नीचे गया उसको भी ले करके, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको जितना एक्सपेक्टेड जो है, जो रिटर्न है 12 से 15% जिस जो है कैटेगरी का फंड है, वो उतना ले करके वो ग्रो कर ही देता है, इसमें कोई दो राय नहीं मैम। तो उस समय आपने डरना नहीं है। तो सबसे पहले आपने जो पूछा था कि डायरेक्ट हम कैसे इन्वेस्ट करें, अब जब आपकी एक बार केवाईसी हो गई मैम, तो आपका फुलफिल हो गया, क्राइटेरिया आपका हो गया, एक फोलियो नंबर आपको मिल गया ना, तो उसके बाद में कोई आपको टेंशन नहीं है, ठीक है ना। ऑनलाइन आप जो है ये जो है आप अपना नेट बैंकिंग तो आप करती होंगी। उसके बाद में आपने किसी भी एएमसी के कुछ फंड्स हैं जो कि मैं आपको अभी जो है सेलेक्ट इसलिए कर दे रहा हूँ बिकॉज क्योंकि आपने काफ़ी मतलब जो है मेहनत करी है, तो सो भाई मतलब जो है मैं कुछ फंड्स आपको जो है ज़रूर कर दूंगा, मैं सजेस्ट कर दूंगा। लेकिन ये खाली एक सजेशन है, किसी का प्रमोशन नहीं है मैम।
तो आप किसी भी उसमें एएमसी के साइट पे आप जाएंगी, उसके बाद में जैसे मान लिया आपको जाना है किसमें, मिरई का, मिरई एमएफ, मिरई एमएफ मतलब जो है आप कर देंगी, लॉगिन कर देंगी, वहां पर न्यू इन्वेस्टर आ जाएगा, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर आएगा, न्यू इन्वेस्टर जो है क्लिक करेंगी और आपको सारी डिटेल्स आ जाएंगी। केवाईसी आपकी एक जगह पे कंप्लीट है, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, फोलियो नंबर आपका शुरू हो जाएगा, वहीं पर ही आपकी एसआईपी शुरू हो जाएगी। जैसे आपको एक्सिस में जाना है, वो जैसे आपको पराग पारिक में जाना है, जैसे आपको क्वांट में जाना है, जैसे आपको कोटक में जाना है, किसी में भी एक बार आपको केवाईसी करने की दे रही है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब है, आप डायरेक्ट कैसे करें। तो उसके बाद में आपको हमने लमसम का बता दिया, उसमें उनको 500 या 1000 जो भी होगा बोलना ठीक है मैं एसआईपी करूंगी, बाद में वो आपके हाथ में, अगर वो रेगुलर फंड दे देता आप उनको बोलिएगा डायरेक्ट फंड हमें चाहिएगा, अगर वो रेगुलर दे भी देते हैं आप उनसे बहस नहीं करिएगा, वो आपके हाथ में होता है, तुरंत आप उसको स्विच कर सकती हैं या उसको आप बंद कर सकती हैं, कोई दो राय नहीं है, वो भी मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है मैम। उसके बाद में आपको मैम एक फंड मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड है, जो कि बहुत ही अच्छा फंड है, लार्ज कैप के, मिड कैप के और इसके एक्सपोजर में पढ़ने के बजाय उसको अगर ले लेते हैं तो उसमें फॉरेन का एक्सपोजर भी है, उसका डाउन साइड प्रोटेक्शन भी सही है। मेन बात क्या होता है, डाउन साइड प्रोटेक्शन फंड का देखा जाता है, रिटर्न भी इसका तकरीबन बिल्कुल ठीक है, तो उसमें आप 5000 रुपए की सीधे आप एसआईपी कर सकते हैं, कोई उसमें दो राय नहीं है। पहला क्योंकि वो काफी आपको स्टेबिलिटी देगा, जैसे आप 50 या मतलब, क्योंकि हम किस पे चल रहे हैं, लॉन्ग टेन्योर पे चल रहे हैं, रिटर्न भी वो 17-18% तो उसने दिया ही दिया है, आज तक अच्छा दिया है, अभी तो उसका जो है करीब 20 वगैरह के आसपास दिख रहा है, बट ये मान करके चलिए 15-16, 15 से 17% जितना मिड कैप आपका देगा उतना पराग पारिक आपका देगा मैम। आगे क्या होता है इसमें कोई जो सर्टेनिटी नहीं होती, लेकिन एक अनुमान ही लगाया जाता है पीछे से जो है, उसके अनुसार एक जो गेस किया जाता है, तो काफी स्टेबल फंड है ये मैम, इसमें आप कर सकते हैं। उसके बाद में मैम आप क्वांट मिड कैप आप कर सकते हैं 2500 के, इस पे एसबीआई का स्मॉल कैप मैं आपको इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ मैम, एसबीआई का 2500 का एसबीआई स्मॉल कैप और 2500 का कोटक स्मॉल कैप, क्योंकि इसका क्या है, स्मॉल कैप से डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये 2500 की अगर 5000 की आप एसआईपी इसमें कर देती हैं तो इसका डाउन साइड प्रोटेक्शन इन दोनों फंडों का बहुत ही अच्छा है, और एसबीआई में तो अभी लमसम भी अलाउड नहीं है, तो काफ़ी सारी इसके पीछे लोग भागते हैं। कोटक का भी ठीक है, थोड़ा सा क्या है कि उतना ज़्यादा निपुण के जितना और बाकी के जितना इसने नहीं दिया है पिछले 10 सालों में, बट फिर भी क्वाइट ओके रिटर्न दिया है, बट डाउन साइड प्रोटेक्शन जिसका है मैम वो ठीक है, क्योंकि 40 के अबव में हमने वो चीज़ें पक्का देखनी है, फिर 50 के बाद में पहुंचने के बाद में 55 के बाद में वो सारी चीज़ें उसको सोचनी है, तो सोच करके हमने डाउन साइड प्रोटेक्शन जहाँ पे वहाँ पे करने से क्या होता है कि हमें कभी भी हमें पैसे की 10 साल के बाद में भी जरूरत पड़ सकती है, तो हमारा पैसा ज़्यादा लॉस ना हो, जितना अपना ग्रो हुआ है उसके मुताबिक हम उसको ले लेंगे। 10 साल जो है क्वाइट ओके, ठीक है ना। आपने इसमें टाइम नहीं दिया था कितने साल का, बट मैं मान करके चल रहा हूँ 10 साल तक आप करेंगे। अगर 10 साल का होराइजन नहीं है तो मैम जो है ये आपका पराग पारिक ठीक है, फिर आप लार्ज कैप में और इनमें फिर जो है इस टाइप का हाइब्रिड और इसमें जा सकते हैं, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि आप, और मैम एक फंड और आपका बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ताकि इसका भी डाउन साइड प्रोटेक्शन है, पिछला रिटर्न है, आज के टाइम पर थोड़ा सा लोग बोलेंगे कि डाउन है, रिटर्न कम हो जाएगा, ये ज़्यादा है, नहीं, बट जो आजमाया हुआ फंड है, जिसने 2-3 क्या बोलते हैं अपना ट्रेजेडी देखी है, जैसे मान लिया जो कोरोना देखा है उससे अपना पहले देखा है, तो ये है मिरई का लार्ज एंड मिड कैप जो फंड है मैम, इसको भी आप ले सकते हैं। ये लार्ज एंड मिड कैप इसका अभी हुआ है, ये वो था इमर्जिंग, अब ये अब इसका अपना ब्लू चिप नाम था, और ये भी ठीक ठाक फंड है मैम। तो जैसे आप इसको देखेंगी तो ये ठीक लगेगा, तो ये टोटल मिला करके आपका 5 और 2.5 5 और 5-5 10 10-5 15,000 की आप एसआईपी कर दीजिए मैम। जैसे ही जब आपका ये हो जाएगा मैम, जैसे आपका डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया, इसमें आपने कर लिया, अपना फोलियो खोल लिया, फिर आप धीरे धीरे जो आपका 2 लाख रुपया बच रहा है ना, 50,000 आपने उसमें डाल दिया, 2.5 लाख आपके पास बच रहा है। कोई जल्दीबाजी नहीं मैम, इस समय मार्केट किस पे है, हाई राइज में है, डाउन जरूर होगी, कोई इसमें दो राय नहीं। फिर आप ये सारी प्रक्रिया आपकी 1-आध महीने में 2 महीने में ये हो जाएगी, सारे आपके रन करना शुरू कर देंगे, उसके बाद में आपको काफ़ी अपना समझ में आ जाएगी। तो इसमें आपके 2 फंड ये हो जाएंगे, मिरई लार्ज एंड मिड कैप अगर आप लेती हैं, और एसबीआई स्मॉल कैप, इसमें आपको लमसम अलाउड नहीं है, तो इसमें आपको एसआईपी के थ्रू ही इन्वेस्ट करना है। लेकिन बाकी वाले जो हैं इनमें लमसम अलाउड है, आप इसमें धीरे धीरे अपना पैसा पार कर देंगे 2 महीने 4 महीने में, जैसे ही थोड़ा सा डिप होता है 5,000 10,000 रुपया करके एक बार में एक फंड में 5-5 हज़ार करेंगी मैम, तो ये थोड़े से महीनों में आपका हो जाएगा। जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं मैम, आप खुद आप समझदार हैं
और मेरे ख्याल से पुरुष वर्ग से नारी वर्ग ज़्यादा जो समझदार होता है, तो आई होप कि आप अच्छे से मैनेज कर लेंगी मैम। एंड कोई अगर क्यूरी होगा तो पूछ सकते हैं। तो आज हमने 2 क्यूरी कवर किया, मनीष जोशी जी का और नीता मैम का। एंड फिर आप लोगों को मैं लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि म्यूचुअल फंड में जो आपको 100 माइनस एज जो इक्विटी का क्राइटेरिया बताया जाता है, उसके बाद में एज के मुताबिक आपको जो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का क्राइटेरिया बताया जाता है। अगर आप इसको फॉलो करोगे तो भविष्य में कभी भी आपको पेन नहीं होगा। और मेरे ख्याल से आज ये चीज़ आपको बताना बहुत ज़रूरी इसलिए था कि क्यों आपको ये चीज़ें मैं बार बार बताता हूँ, ताकि मैं जानता हूँ कि आप उस दर्द से न गुजरो जो पेन उस समय होता है। वो पेन हालांकि होगा, थोड़ा बहुत तो होगा, जब भी गिरावट होती है तो पेन होता है, बट वही होता है, वहीं पर ही मजबूत इन्वेस्टर पैदा होते हैं। ठीक है ना। तो जो है पेटीएम का इशू इसीलिए उठाया गया कि ताकि देखो कभी भी सर्कमस्टेंसेस आ सकते हैं इस टाइप के, इसीलिए मैं कभी भी एक एएमसी के फंड को किसी भी उसमें 4-5 फंड तो बोलो मैं जो है किसी भी उसका बता दूं, लेकिन नहीं, इसीलिए मैं डाइवर्सिफाई करता हूं कि ताकि एक में मान लिया एसबीआई में कल को इशू आ गया, आईसीआईसीआई में इशू आ गया, मिरई में इशू आ गया, एक्सिस में इशू आ गया, सुंदरम में इशू आ गया, जो है मोतीलाल ओसवाल में इशू आ गया, क्वांट में इशू आ गया, तो किसी में भी अगर इशू आ गया तो वहां पर ही मेरे एक फंड को इफेक्ट होगा ना। और कोई ये तो है नहीं कि वही सबसे अच्छा कर देंगे, नहीं, ये मानना नहीं है, क्योंकि शेयर्स वही हैं, कंपनियां वही हैं, 2-4 अप डाउन होते हैं। तो बात मेरी समझ रहे हो, इसीलिए मैं 4-5 एएमसी को सजेस्ट करता हूं सबको कि 4-5 एएमसी। देखो सुरक्षा बहुत जरूरी है, ये अर्थ का मामला है। तो सो भाई मैं उम्मीद करता हूं जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है दोस्तों तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे वीडियोज लाऊंगा, जानकारी अच्छी लगी है तो रिवार्ड जरूर करना। रिवार्ड आपको पता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक